नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारुखी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारुखी में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता गुलशन पांडे से। गुलशन पांडे का जन्म पटियाला में हुआ। कॉलेज से ही रंगमंच से जुड़ गए और कई नाटकों में अभिनय किया, फिर मुंबई का रुख किया और दूरदर्शन के सीरियल जूनियर जी से टीवी जगत में कदम रखा। इस टीवी सीरियल में गुलशन ने किडनैपर की भूमिका निभाई थी। इसके बाद सीरियल कुमकुम, एक प्यारा सा बंधन, हर युग में आएगा, एक अर्जुन में अहम भूमिका निभाई है। तो स्टार प्लस में प्रसारित हो रहे धारावाहिक ये है चाहते में गोपाल कृष्णन का किरदार निभा रहे हैं। टीवी सीरियल के साथ फिल्म संकट सिटी, वांटेड, डर्टी पिक्चर, पीके, बादशाह, गुंजन सक्सेना में भी अदाकारी की है। तो वहीं बच्चों की फिल्म मोटू की पलटन में भी एक्टिंग की है। तो वेब सीरीज लॉकडाउन 21 डेज कश्मकश में भी नजर आए हैं। गुलशन पांडे ने क्राइम शो क्राइम पेट्रोल के 500 से ज्यादा एपिसोड में अभिनय किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं गुलशन पांडे आज ही हमारे मेहमान होंगे और इनसे हम बातचीत शुरू करेंगे और जानेंगे कैसा था इनका सफर। और आप लोगों ने जरूर इनको देखा होगा क्योंकि क्राइम पेट्रोल के 500 से ज़्यादा एपिसोड कर चुके हैं। कई फिल्में इन्होंने की है, कई टीवी सीरियल्स इन्होंने किए हैं। अभी स्टार प्लस में जो एक सीरियल चल रहा है ये है चाहते, उसमें गोपाल कृष्णन की भूमिका में भी ये नज़र आ रहे हैं। और ज़्यादातर ये क्राइम पेट्रोल में इंस्पेक्टर बने हैं और यही कारण है कि 500 से ज़्यादा इनके एपिसोड हो चुके हैं। और अगर इनके हम पहले के कामों पर नज़र डालें तो जो फिल्में इन्होंने की है, वांटेड है, ऐसे तमाम जो बहुत सारी फिल्में की हैं, उन फिल्मों में इन्होंने भी पुलिस वाले की भूमिका निभाई है। उसके बाद फिर अब तो ऐसा है कि जो इनकी इंस्पेक्टर की भूमिका है इसमें ये बिल्कुल फिट बैठते हैं। और यही कारण है कि जो क्राइम पेट्रोल में 500 से ज़्यादा एपिसोड कर चुके हैं और उन एपिसोड में ज़्यादातर इन्होंने इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है। हालांकि इसके अलावा और कई सारे कैरेक्टर इन्होंने निभाए हैं। तो कुछ ही देर में हमारे साथ ये जुड़ेंगे और फिर हम इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे कि कैसे इनका मुंबई आना हुआ, कैसे ये रंगमंच से जुड़े और कैसे जो इनका पहला ब्रेक था दूरदर्शन में वो इनको मिला और पहली फिल्म कौन सी थी जिसमें इनको मौका मिला और क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि जो फिल्म थी गुंजन सक्सेना, इसमें भी उन्होंने जानवी कपूर के साथ काम किया था। तो एक नए एक्ट्रेस जो कि स्टार किड्स है, लेकिन ये गुलशन पांडे की बात करें, कई सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो एक तो सीनियर एक्टर हैं और जब वही एक नई एक्ट्रेस उनके सामने होती है और जब वो स्टार किड्स होती हैं तो कैसा उनका एक्सपीरियंस था उनके साथ, वो भी हम जानेंगे। और इसके अलावा फिल्म वांटेड में, बादशाहों में भी इन्होंने कई बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया है। उनके एक्सपीरियंस को लेकर भी हम उनसे बातचीत करेंगे। और बच्चों की एक फिल्म है मोटू की पलटन, इस फिल्म में भी इन्होंने अदाकारी की है। तो एक अलग मज़ा होता है बच्चों के साथ फिल्म करने का, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो तो बहुत सोच समझकर वो सेट में रहते हैं। तमाम चीज़ें वो अपने एक ऑरा देखते हैं कि डायरेक्टर क्या सोचेगा हमारे बारे में, प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, को एक्टर क्या सोच रहे होंगे। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो दिल से एक्टिंग करते हैं, तो उनके साथ काम करने का एक अलग ही अंदाज होता है, एक अलग ही आनंद होता है। तो बच्चों के साथ काम करने का इनका अभिनय का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी हम इनसे पूछेंगे। तो गुलशन पांडे आज हमारे मेहमान होंगे। 500 से ज़्यादा अभी तक ये क्राइम पेट्रोल के जो एपिसोड हैं उसमें ये अभिनय कर चुके हैं और ज़्यादातर एपिसोड में ये पुलिस वाले बने हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनका दमदार अंदाज, पुलिस के गेटअप में। और अभी हाल ही में जो स्टार प्लस में सीरियल ये है चाहते प्रसारित हो रहा है उसमें भी इन्होंने अदाकारी की है। उसमें गोपाल कृष्णन का किरदार इन्होंने निभाया है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं अभिनेता गुलशन पांडे। गुलशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। गुलशन जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी सुनाई दे रही है। जी गुलशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में।
थैंक यू सो मच। मेरा बहुत शुभकामनाएं आप सबको, नए साल की, आपके सारे दर्शकों को। जी, आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से आपने क्राइम एपिसोड, जो क्राइम पेट्रोल है, उसके 500 से ज़्यादा एपिसोड अभी तक आप कर चुके हैं, कई सारी फिल्में की हैं आपने, कई सारे टीवी सीरियल्स किए हैं, तो ये जो आंकड़ा है, ये साल आपका दुगना तिगना होते जाए। हमारी भी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की तरफ से भी शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुलशन जी, हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आखिर कब वो दौर था, कौन सा वो दौर था, कौन सा वो समय था, कब आपको लगा कि आपको भी इस एक्टिंग की फील्ड में जाना है, और क्या उम्र होगी उस वक्त आपकी? सर वो बहुत छोटी उम्र थी। मेरे पिताजी थे पहाड़ से, नैनीताल से, तो जी। हाइट उनकी कम थी। मैं धर्मेंद्र साहब और अमिताभ बच्चन साहब का फैन रहा हूँ, तो जी। मेरा बड़ा मन था कि मैं भी उनकी तरह लंबा हूँ, हीरो बनूं। तब हाँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी शक्ल एक औसत शक्ल है जो हीरो के लिए नहीं है, लेकिन ख्वाहिश थी, बच्चा था। तो मैंने उस वक्त एक टीवी पे शो आया करता था दूरदर्शन पे, आओ योग सीखें, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी योगी थे, वो सिखाया करते थे। जी। तो तब मेरे को वहां पे लंबे होने की एक्सरसाइज मैंने देखी। मैं 8वीं में था तब, मेरे को जी। अच्छी तरह याद है। और मैं हर रोज सुबह उठ के वो लंबे होने के आसन किया करता था, हाँ। ताड़ासन, चक्रासन, हलासन, ये सबसे मैंने अपनी हाइट को बढ़ाया। जी। ये मैंने करीब हर रोज सुबह खुद उठ जाता था। पढ़ाई के वक्त तो उठने का दिल नहीं करता था, लेकिन योग के लिए मैं हर रोज सुबह खुद उठता था। जी, तो उससे फायदा हुआ आपको उन आसन से? बिल्कुल सर, मेरे मम्मी पापा की हाइट बहुत छोटी है, मेरी सिस्टर बहुत छोटी है और मैं 5 फुट 11 इंच का हुआ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब कि अच्छा, वो जरा फिर हम चाहेंगे जरा दर्शकों को एक दो आसन बताएं आप, जिन आसन को आप ट्राई करते थे, तो जो दर्शक अपनी हाइट बढ़ाना चाहेंगे उनसे उनको फायदा होगा, क्योंकि आपको हो चुका है फायदा। देखिए, मैं बताऊं आपको कि ये जो योग है ना, हाँ। ये हमारी 5000 साल पुरानी शायद ये बिल्कुल। हमारी परंपरा है। हमारे योगियों ने इसको ढूंढा। हम लोग सर्जरी भी कर लेते थे, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मतलब हाँ। योग इतनी अच्छी चीज है। मैं इसका ना सिर्फ मेरा वो बचपन का एक्सपीरियंस जिसमें मैंने हाइट बढ़ाई, बल्कि जब मैं मुंबई में आया, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं यहाँ पर एक बहुत ही ऐसे कॉलोनी में रहता था जहाँ बहुत गंदगी थी, जिसकी वजह से मैं इतना बीमार होने लगा था हम्म। कि शायद मैं उस वक्त ही चला गया होता। मेरा वेट सिर्फ 57 केजीज हो गया था। ओ। बहुत वीक हो गया था मैं। और फिर मैं योग की शरण में वापस गया, ये 2003 में, 3 के एंड में, 4 की शुरुआत में। और फिर मैंने अपना वो असाध्य रोग भी ठीक किया। क्या बात है। योग प्राणायाम, इसमें बहुत शक्ति है। तो अभी तो आप टीवी पे हर रोज देखते ही हैं, सब लोग देखते हैं, बहुत जी। इसको पॉपुलर हो गया है ये योग पूरी दुनिया में। लंबे होने के लिए सबसे अच्छी, उस वक्त धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने बताया था कि वो एक लड़की थी जिसको हाइट बढ़ानी थी, वो 40 मिनट तक ताड़ आसन किया करती थी। ताड़ ताड़ आसन आसन। आपको सीधे खड़े होके अपनी बाहों को ऐसे स्ट्रेच करके जी। हील टोज के ऊपर खड़े हो जाना होता है और पूरी बॉडी को ऐसे स्ट्रेच कर देना होता है। इसको आप कोई भी आसन को ऐसे करके छोड़ना नहीं होता, उधर स्टे करना होता है। जितनी देर आप स्टे करेंगे बिल्कुल। तो आपको बेनिफिट मिलना शुरू होता है। तो उस ताड़ आसन को वो 40 मिनट कहते करती थी और उस बच्ची की ओवर हाइट हो गई थी। अच्छा। तो ये एक मोटिवेशन मुझे वहां से मिला अच्छा। और मैंने वो शुरू किया। तो चलिए। ताड़ आसन के साथ साथ फिर वो जितने भी स्ट्रेच वाले ना, जैसे चक्रासन हुआ, जी। हल आसन हुआ, ये पहले थोड़ा वार्म अप करके आप करिए। आप, मैं कहता हूँ जिनकी उम्र 18 से ऊपर भी हो गई है, वो भी हाइट बढ़ा सकते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। और वाकई मैं बोलूँ कि आप तो अभिनय में एक्सपर्ट भी है, लेकिन आप योगा में भी आप एक्सपर्ट हो गए हैं आप तो। ये जी। बस उसी से है सर। मैं क्या बताऊं, मैं क्राइम पेट्रोल, आप जानते हैं, मैं करता था। तो वहाँ ऐसा हो गया था, क्राइम पेट्रोल 5-6 प्रोडक्शन हाउस मिल के बनाने लगे थे अलग अलग स्टोरीज। जी। तो एक दौर ऐसा रहा जिसमें मैं एक स्टोरी खत्म होने से पहले दूसरी स्टोरी की भी डेट ले ली जाती थी। हाँ। उस वक्त मैं किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज से करीब 2-2.5 साल तक तो कटा ही रहा। उससे मेरे शरीर में कुछ, अब क्योंकि ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम, ना सोने का टाइम, सब चीजें डिस्टर्ब हुई। तो जिंदगी में आपका शरीर भी फिर उस तरीके से रिएक्ट करने लगता है ना, जब आप उसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं। तो फिर मेरा शुगर बॉर्डर पे आया, मुझे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो गया था, 425 के करीब था। जी। तो फिर मैं दोबारा योग की शरण में गया था करीब 3-4 साल पहले। तो नहीं, तब से बिल्कुल। लेके अब तक नॉन स्टॉप कर रहा हूँ। अब मैं रुकूंगा नहीं। नहीं, बिल्कुल, वाकई, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि हमारे देश में जो अभिनेता लोग होते हैं उनकी बात दर्शक ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं। तो आपने जिस तरह से और अच्छी बातें आपने योग को लेकर बताई है, योग को लेकर सबको पता है कि बड़े फायदेमंद होता है, लेकिन जब कोई और बेहतर व्यक्ति उसको बता रहा होता है और उसको व्यक्तिगत तौर पर उसको उससे
फायदा हुआ होता है तो दर्शक उसकी तरफ और ज्यादा आकर्षित होते हैं। और आपने जो ताड़ आसन बताया, मुझे लगा जो दर्शक देख रहे होंगे वो आज से ही करना शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहेंगे कि एकदम से मत कीजिए, उसकी पूरी जानकारी लीजिए और उसके बाद ही नहीं, उसमें ऐसा ऐसा कुछ खतरा नहीं है। मैं बताऊं कि इसमें बस वही है कि आपको कोई भी आसन करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लेना चाहिए कि आपके जो मसल्स हैं वो सारे एक्टिव हो जाएं। हाँ, वार्म अप से पहले कोई भी एक्सरसाइज जिंदगी की नहीं करनी चाहिए, कोई भी। वाकई यही सब मैं जानकारी की बात कह रहा था कि कुछ जानकारी लेके करें, एकदम से ये नहीं कि आप उठे और सीधे करना शुरू कर दिया आपने। जी अच्छा, जी अच्छा गुलशन जी, फिर आपने रंगमंच से फिर आपने शुरुआत की। जब आप कॉलेज में थे तो आप रंगमंच से आप जुड़े, तो रंगमंच का सफर कैसा रहा आपका? क्योंकि रंगमंच क्या अभी भी आप करते हैं कि अब बहुत लंबा समय हो गया कि समय नहीं मिलता है? क्योंकि शूटिंग इतने सारे एक्टिंग रहते हैं। आपने बताया था कि एक आपका एपिसोड खत्म होता था या एक शूटिंग चल रही है उसके पहले ही आपके पास दूसरी डेट आपकी बुक हो जाती थी। ऐसा हुआ सर, रंगमंच मैंने शुरू किया था 1986 में। उससे पहले मेरे इच्छा थी मैं बनूंगा, मैं करूंगा, मुझे एक्टर बनना, ये मेरी प्रबल इच्छा थी जी। लेकिन मुझे शर्म बहुत थी, मैं बता नहीं सकता था किसी को कि मुझे एक्टर बनना है। हालांकि मेरे पिता रामलीला में एक्टिंग करते रहे, विभीषण का रोल करते थे वो। और इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी बात और बता दूं, इस बार दिल्ली की लवकुश रामलीला में मैंने विभीषण का रोल किया। अरे वाह, क्या बात। इस रामलीला में तो वो घर में अभिनय का माहौल पिताजी का था ही। हर साल रामलीला हुआ करती थी हमारी। कुमाऊनी रामलीला मंडली थी पटियाला में, तो वहीं पे हम लोग, मैं खुद देखा करता था पिता को करते हुए, और अंदर था लेकिन मेरे को कहते हुए बड़ी शर्म आती थी। फिर 1986 अच्छा, में मैं यहाँ पर एक सवाल जरूर करना चाहूंगा, वो शर्म क्यों आती थी? उसके पीछे क्या वजह थी? मतलब वैसे एक कॉम्प्लेक्स होता है, बच्चों को होता होगा कि लोग कहेंगे ले हीरो बनना चाहता है, वैसा कोई कि ना कहे, बस ऐसा होता था। बिल्कुल। क्या आपको लगा कि मैं बात करूँ कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, अच्छा हीरो बनेगा तू है? तो इसलिए तो फिर आपका सवाल ये था कि मैं रंगमंच के साथ अभी जुड़ा हूँ कि नहीं जुड़ा हूँ। वो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अभी तो नहीं कर पाता हूँ, समय नहीं मिलता। हम लोग दोस्त लोग प्लान करते हैं जी कि ऐसा करते हैं, अभी आजकल कुछ दिन खाली चल रहे हैं क्योंकि अभी वैसा रेगुलर वाला नहीं चल रहा है। तो जैसे ही हम कोई प्ले उठाते हैं, बात चल रही होती है, तो कोई ना कोई काम शुरू हो जाता है, फिर वहीं उसमें व्यस्त हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है इस शहर में रहना और इसको साथ चलना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए थोड़ा कुछ अधिक पैसों की भी जरूरत पड़ती है। तो रंगमंच का दुर्भाग्य है कि इसमें पैसे नहीं है हमारे हिंदी रंगमंच में, तो और बल्कि जेब से खर्च भी होता है, आना जाना, रोज प्रैक्टिस करना, तो तमाम तरह की चीजें रहती है। बिल्कुल है। लेकिन हाँ, ये है कि रंगमंच में एक जो अदाकारी होती है उसके एक अलग ही मजा होता है, क्योंकि लाइव होता है और कंटिन्यू आपको पूरा एक बार में आपको एक नाटक कंप्लीट करना होता है। अच्छा, फिर उसके बाद जब आप मुंबई गए, आप जब रंगमंच के बाद आपने कई सालों तक रंगमंच किया आपने पटियाला में, और तमाम तरह के आपने देशों में या तमाम तरह के आपने देश में, आपने राज्य में आपने रंगमंच किया होगा, शो के लिए आप गए होंगे। फिर जब आप मुंबई गए, आप तो मुंबई में कैसा रहा आपका? वहां पर किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? शुरुआत में कैसे रहा, स्ट्रगल रहा आपका वहां पर? मुंबई सर देखिए, ये मुंबई के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, हमेशा ही खुले रहते हैं। और ये हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें अगर आप में कुछ है तो आपको ये आपका स्थान जरूर दे देती है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब मगर ये कि आपने किस किस्म से मेहनत की और यहाँ कैसे आए हो, आपके पास क्या सामान है जो आप देना चाहते हो। एक्चुअली क्या है, आपको जबरदस्ती ये कुछ नहीं देते, आपके अंदर होना चाहिए, तो आपको आपका डिजर्विंग प्लेस जरूर देता है ये मुंबई शहर। मगर मैं क्योंकि थोड़ा परिवार थोड़ा कम पैसे वाले उससे आया मैं, तो मैंने सिलाई करना सीख लिया था, तो मैं टेलरिंग कर लिया करता था यहाँ। जब आप मुंबई में आप एज ए एक्टर बनने आए थे, तो आपने कहा चलो कुछ समय के लिए मैं टेलर भी बन जाता हूँ। मैं नहीं बन जाता हूँ, नहीं है ये था कि मैं भूखा नहीं मरूं यहाँ पे। कि यहाँ पे रोटी तो आते ही काम नहीं मिल जाएगा मेरे लिए, किसी ने परोस के तो नहीं रखा होता। किसी के लिए भी थोड़ा आके मिलना जुलना, स्ट्रगल करना, ऑडिशंस देना, ये सब कुछ तो एक प्रोसेस है ना सर। बिल्कुल। तो वो कि आते ही ऑडिशन भी करना बड़ा मुश्किल है, पता ही नहीं होता कहाँ ऑडिशन हो रहा है, कौन लेने वाला है, किससे मिलना है। तो धीरे धीरे पता चलता है। और अपने पास पैसे ही नहीं थे, यहाँ आए थे तो 3000 रुपए थे टोटल। वो तो एक दिन भी नहीं यहाँ चलेंगे, ऐसा शहर है। तो फिर उसलिए मैंने थोड़ा सा स्टिचिंग सीख लिया था लेडीज ड्रेसेस को। मैं थिएटर के दौरान किया करता था पटियाला में ही, क्योंकि थिएटर से पैसे नहीं है मैंने बताया, और पंजाबी थिएटर का तो बहुत ही बुरा हाल था जहां से मैं हूँ।
पैसे के मामले में। तो फिर इसलिए हमने वहां पे सीख लिया था सिलाई कढ़ाई ये सब कुछ। तो यहाँ पे आके मैं किया करता था सिलाई, और फिर ऑडिशन देते देते हो जाता है काम। मैंने बताया ना, आपके अंदर वो चाहिए स्पार्क, बिल्कुल जो दिख जाए किसी को। नहीं, लेकिन आपकी जो बातें हैं ये बातें वाकई जो फ्रेशर्स मुंबई जाना चाहते हैं उनके लिए वाकई बहुत ही मोटिवेशनल बातें हैं, क्योंकि अगर आपका एम है कि आपको मुंबई में एक अपना नाम कमाना है, आपको काम करना है, तो आप बिल्कुल तैयारी के साथ जाएं कि वापस नहीं आना है वहां से। इसलिए आपने सोचा कि और डेफिनेटली पैसों की आवश्यकता होती है, तो आप बिल्कुल थे आपकी भले कुछ समय के लिए मुझे ये दूसरा काम करना पड़े लेकिन करूंगा, लेकिन मुंबई छोड़ कर नहीं जाऊंगा। और देखिए यही कारण है कि अब इतनी सारी फिल्में हैं, 500 से ज्यादा क्राइम पेट्रोल के एपिसोड, और तो मुझे लगता है कि अब तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पूछना पड़ता है, गुलशन यार इस दिन फ्री हो कि नहीं हो तुम? अब तो मुझे लगता है ऐसा होगा। जी जी, बहुत बार ऐसा होता है सर। मैं जी गुलशन जी, आपका आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है सर। हाँ हाँ, अच्छा, आप लगता है कुछ आप सेटिंग कर रहे हैं शायद अपने कैमरे की। मैं सेटिंग कर लूं सर, जरा थोड़ा सा। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हम बातचीत कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक आप सेट भी करते रहिए अपने जो कैमरे को। अच्छा, उसके बाद जो फिर ये जो पहला जो सीरियल था आपका, दूरदर्शन का सीरियल था, यह था जूनियर जी। तो इसमें आप किडनैपर बने थे, आप दूरदर्शन का सीरियल था यह। तो इसमें कैसा आपको मौका मिला और कितने लंबे समय बाद आपको इसमें मौका मिला जब आप मुंबई गए, और स्ट्रगल जो लाइफ थी, जो शुरुआत की, जो कितना लंबे समय बाद आपको ये मौका मिला मुंबई पहुंचने के बाद? सर मैं एक्चुअली मैं जब गया, मैंने बताया ना कि मैं थोड़ा स्टिचिंग वगैरह कर लिया करता था। हाँ। तो वही एक थे हमारे जुहू में ही एक शॉप थी जिसमें मैं, एक विकी नाम के मेरे दोस्त हैं जिनके लिए मैं सिलाई कर रहा था उन दिनों, वो वही दोस्त बने थे उनकी शॉप पे जाने के बाद ही। तो मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया, मेरे एक जानने वाले हैं पटियाला से ही, उन्होंने कहा था कि ये एक है सनी, ये कास्टिंग करता रहता है, तो ये इसका नंबर ले लो और इसको बोलना कि मैंने नंबर दिया तो शायद आपको कहीं बुलाएगा। तो मैंने उसको फोन किया, सनी भाई मैं गुलशन बोल रहा हूँ, ऐसे पटियाला से आया हूँ, थिएटर से हूँ, और कुछ हो तो मेरे लिए बताना। तो उसने 2 दिन के बाद मुझे कॉल किया कि आ जाइए, एक ऑडिशन है, जूनियर जी हमारा एक शो है उसके लिए। अब मैंने कहा चलिए ठीक है मैं आता हूँ। तो मैं जिनके लिए काम करता था, विक्की भाई जी, वो मेरे को कहते क्या करने जा रहा है? मैंने कहा ऑडिशन करने जा रहा हूँ। कहते उससे क्या होगा? मैंने कहा होगा क्या, उसमें काम मिलेगा सीरियल में। फिर कहते उससे क्या होगा? मैंने कहा भाई मैं तो यही करने आया हूँ ना, उससे क्या होगा, क्या मतलब उसी के लिए आया। कहता नहीं, अगर आपको 1 दिन का मान लो काम मिला, 2 दिन का काम मिला, किसी पिक्चर में 1 दिन का काम मिला, उससे क्या होगा? तो मैं उसका सवाल समझ नहीं पा रहा, तो उसको ऐसा लग रहा था कि 1-2 दिन का काम मिलता है, उसके बाद फिर खाली घूमना होता है, कुछ होता नहीं है। लेकिन मेरे केस में ऐसा था नहीं। मैंने वो किया, मेरे को तब 15 ही दिन हुए थे। आपने पूछा कितने दिन हुए, तो तब मेरे को तकरीबन 15 दिन हुए थे। क्या बात है, 15 दिन में पहला आपको काम मिल गया था? और वहां गया, वो डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि आप कहाँ से हो? मैंने कहा जी पटियाला से हूँ। क्या करते हो? मैंने कहा सर एक्टर, थिएटर से। अच्छा, कहता मुझे कैसे पता चले? तो मैंने उनको एक स्पीच अपने प्ले की बोलना सिखाई, सुनाई उनको मैंने कि, तो वो जैसे उन्होंने मेरे से 2-3 लाइन सुनी, कहते बस 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 बस। फिर उन्होंने अपने प्रोडक्शन वाले को बुलाया, पवन इसका नंबर ले ले बस बात। फिर मैंने वो काम किया वहां से शुरू किया। क्या बात है। अच्छा, इतने सारे आपने काम किए तो पॉसिबल नहीं है कि आपके हर काम के ऊपर हम जिक्र करें, लेकिन जैसे आपने कहा कि अभी जो रामलीला थी उसमें आपने विभीषण का किरदार भी निभाया, तो हमारे दर्शक जरूर वो संवाद सुनना चाहेंगे। आपको याद तो होगा क्योंकि बहुत लंबे समय तक उसकी प्रैक्टिस की होगी आपने, तो कुछ लाइनें तो आपको जरूर याद होंगी आप विभीषण की। अगर लंबे समय तक ये करना होता तो शायद मैं रामलीला नहीं कर पाता। नहीं, पर कुछ एकाध हफ्ते या 2-3 दिन प्रैक्टिस तो की होगी आपने। 1 मिनट भी प्रैक्टिस नहीं की सर, 1 मिनट की भी प्रैक्टिस नहीं। वो क्या है, वो आजकल ये कान में जो लगा हुआ ना ईपी जी, इससे नीचे की लाइन मिलती है और आपको बोल देनी होती है माइक यहाँ पे लगा हुआ है। तो वो पहले वाली रामलीला नहीं है, वो तो सीधे आप हाईटेक रामलीला। तो सीधे आप शो में पहुंचे थे, आप सीधे गेटअप वेटअप सब लेके? जी जी, मैं सीधा शाम को मैं लैंड हुआ और रात को मैंने शो किया। हाँ, क्या बात है, ये तो आपने एक नया कंसेप्ट बताया आपने कि अब कोई प्रैक्टिस नहीं होती है, सीधे आप शो में जाते हैं, ईपी के जरिए आपको डायलॉग मिलते हैं, संवाद मिलते हैं और आप उसको बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्टर का काम होता है, ऐसी बात नहीं कि कोई भी खड़ा होकर कर लेगा, क्योंकि वो लाइन को सुनना
और उसके बाद वो रिएक्शंस के साथ उसको वैसे कि आपको मिल रही है लाइन ऐसा महसूस ना होने दें। नहीं बिल्कुल, आप वाकई वैसे बड़ा पॉजेस के साथ करते जाएं, वो सब कुछ होता है। जी, वाकई बड़ा मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि एक बार में वो पूरे संवाद सुन लेना, फिर उसको एज इट इज को रिपीट करना। लेकिन शायद पहले कुछ डायलॉग तो आपको मिलते होंगे जरूर, कि आप लोग उसको पहले पढ़ लेते होंगे या कुछ एक बार उसको रीड कर लेते हाँ, होंगे। उनने मुझे स्क्रिप्ट दी थी, हाँ, लेकिन मेरे पास एक दिन मैंने उसको देखा, कुछ अच्छा, सीन्स कितने हैं ये देखा, क्या पढ़ लिया जी, था मैंने। लेकिन क्योंकि मैं स्टार का शो वो कर रहा था, ये है चाहते हैं, हाँ, तो उसमें कुछ मैं डेली बिजी था, तो मेरे पास उतना समय मिल ही नहीं पाया कि जी, मैं अच्छे से पढ़ सकूं स्क्रिप्ट को। मेरे अंदर बहुत डर था जब तक मैं परफॉर्म नहीं कर लिया वहां पे। हाँ, तो मैं जिनसे फोन पे बात होती थी, मैं उनसे कहता था, भाई मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाया, भाई काम खराब नहीं हो जाए, स्टेज है, लाइव है, उसमें कोई कट नहीं होता है, आपको जो हाँ, करना है सामने दिख रहा है। तो वो कह रहे आप चिंता ना करें, बस आप आए, आप चिंता ना करें, वो इतना कॉन्फिडेंस दे रहे बिल्कुल। उनको थे। उनको आपके ऊपर कॉन्फिडेंट होगा, कॉन्फिडेंस होंगे वो, कि आप आ रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, और फिर वो चीजें आप बेहतर संभाल नहीं लेंगे जी। अच्छा, लेकिन नहीं कोई संवाद तो आपको याद होगा आपकी दूसरी फिल्मों के, या आपको थिएटर रंगमंच के, आपने बहुत सारी फिल्में की है, डर्टी पिक्चर भी किया आपने, वांटेड भी किया आपने, तो कोई संवाद तो आपको याद नहीं, होगा जरूर। मैं आपको बता दूं, जो मैंने प्ले पहली बार जो डायलॉग सुनाया था जी, जूनियर जी के डायरेक्टर को, वो मेरे हाँ, को हल्का हल्का याद है। प्लीज प्लीज। वो एक भगत सिंह जी की स्ट्रगल पे एक प्ले था, हाँ, जंजीरा एमे टुटिया, पंजाबी में उसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया था। तो ये स्टोरी थी 1947 से पहले, हाँ, हमारे आजादी से पहले, और बाद में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके बाद क्या हुआ। जी, तो उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग स्पीच थी। तो मेरी एक क्लर्क की स्पीच थी। हाँ, टाइपिस्ट होता है, जो पहले होता है टक 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 जी वाला जी जी टाइपिस्ट जी, होता था। तो ये वाली स्पीच थी कि रात भर टाइपराइटर की आवाज मेरे दिमाग में बजती रहती, सोते उठते जागते बैठते एक ही आवाज, टक 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 टक। मालिक सुबह आता है और दिन भर का काम मुझे सौंप के चला जाता है। मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं। मैं क्लर्क, एक टाइपिस्ट, टक 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 टक। ये वाला वो नहीं, स्पीच था वाकई बहुत सर। बढ़िया। आपने उन लोगों का भी दर्द आपने बयां किया जो अक्सर बहुत टाइपिंग करते होंगे, तो रात में सोते वक्त भी उनको टाइपिंग की आवाज सुनाई देती होगी। नहीं, अभी आज के बच्चे तो वो टाइपराइटर जानते ही नहीं, अभी तो कीबोर्ड पे हाँ, होता है सब नहीं, लेकिन पर कुछ। भी मैंने देखा अभी भी कुछ ऐसे ऑफिस हैं, सरकारी ऑफिस, वहां शायद अभी भी शायद इसका इस्तेमाल होता है शायद। अक्सर हमने देखा है, जब हम कोई कानूनी कार्रवाई करने जाते हैं, तो वहां पे जो लोग बैठे रहते हैं, तो अक्सर वो इसी टाइपिंग से ही वो टाइप करते हैं उस पर सारी चीजें। अच्छा, कचहरी के बाहर हमारी बिल्कुल। फिल्मों में भी सेटअप लगता है, तो बिठाया जाता है अभी वहाँ भी वहां पर देखा, ये टाइपराइटर रहते हैं वहां पर। अच्छा, डर्टी पिक्चर का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग है, शायद वो भी आपको याद होगा, तो हमारे दर्शक वो सुनना चाहेंगे। पे। हाँ जी, हाँ जी। तो डर्टी पिक्चर विद्या बालन जी के साथ थी। वो फिल्म बहुत अच्छी है, वो ईश्वर उनको हमेशा स्वस्थ रखे, जी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। और वो मेरे लिए उस वक्त, क्या, मैं टीवी बहुत ज्यादा करता था, छोटे छोटे काम करता था, और किसी बड़े स्टार के साथ मैंने कभी स्क्रीन शेयर नहीं किया था। जी, तो मेरे लिए वो उस वक्त वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट के साथ साथ बहुत बड़ी स्टार है और बहुत अच्छी इंसान है। तो हम्म, मुझे अवसर मिला उनके साथ काम करने का। ऑडिशन के जरिए ही हुआ था, कोई सिफारिश तो मैं गया नहीं था वहां। जी, तो जैसे ही मैं गया सेट पे, तो विद्या जी मुझसे बोलती हैं कि आप वेंकटेश कर रहे हो? मैंने कहा जी मैं कर रहा हूँ। कहते मुझे ना डायलॉग्स याद नहीं होते, तो क्या आप मेरे साथ रिहर्सल करेंगे? अच्छा, अब देखिए, इतनी बड़ी स्टार है वो, और हाँ, उनके पास कितने महीने से स्क्रिप्ट होती है। ऐसा नहीं था कि उनको डायलॉग्स याद नहीं होते। अच्छा, वो दर्शकों शायद को मुझे, जी, दर्शकों को हम ये बता दें कि इस फिल्म में आपने डायरेक्टर का रोल किया था, जो आप हाँ जी, हाँ डायरेक्टर जी, बने थे और वेंकटेश विद्या जी। बालन को आप डायरेक्ट करते हो उस फिल्म में आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो विद्या जी को ऐसा नहीं कि याद नहीं होता था, लेकिन उनने, क्योंकि मैं थोड़ा फ्री हो जाऊं, उनको ऐसा जी लगा जी कि जी, थोड़ा सा खुल जाएगा तो अच्छा कर पाएगा हाँ, टाइप, इसलिए उनने वो मेरी हेल्प करने के लिए उनने कहा था। हम्म, इसलिए मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ। क्या बात तो है। हम लोगों ने रिहर्सल की, एक दो रिहर्सल किए, उसके बाद मिलन सर आए, मिलन लूथरिया जी जो हमारे हम्म, डायरेक्टर हैं। तो वो भी ग्रेट इंसान है सर, बहुत बढ़िया इंसान है। तो उनने कहा शुरू करते हैं, तो हम लोगों ने एक टेक में वो सीन पूरा कर दिया, बहुत क्या अच्छा बात था है, वो। ग्रेट। उसमें बहुत सारे डायलॉग्स थे, जी, मतलब विद्या बालन उसमें थोड़ी फ्रस्ट्रेशन में होती है। जी, तो हेलो, हाँ गुलशन जी, आ रही आप है, सुन आपकी पा रहे आवाज आ रही है हमें। हैं? और वीडियो आ रहा है? नहीं, वीडियो में थोड़ी हाँ हाँ, समस्या है, लेकिन आप जब तक आ अपनी, गया आ गया जी जी बिल्कुल, आ गया ना? हाँ जी, आप आ गया अपनी ना? बात रखिए आप, क्योंकि आवाज आपकी सुनाई दे रही है। जी जी जी, जी। तो वो क्या हुआ था
हाँ, तो हम लोगों ने वो सीन किया एक टेक में, बड़ा थोड़ा बड़ा सीन था लेकिन बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली हुआ। जी। फिर उसकी सब कुछ हुआ तो उसका मैं, क्योंकि विद्या बालन उस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेशन में थी फिल्म के अंदर। हाँ। फिल्म में जो उनका कैरेक्टर था सिल्क का, वो फ्रस्ट्रेशन में होती है तो वो डायलॉग भूल जाती है। जब वो डायलॉग भूलती है तो सामने कुछ हंसने लगती है एक हेयर ड्रेसर, तो वो गुस्सा हो जाती है वहां पर। तो वहां गुस्से में फिर वो सीन शुरू होता है कि ये कोई तमाशा लगा रखा है, ये क्या है, क्यों हंसेगा, सिगरेट लाओ, सिगरेट पीने लगती है। तो जो उनके साथ सीन कर रहा है वो लड़का बोलता है, मैम गलती तो आपसे हुई, ये डायलॉग तो कल हो चुका है जो आज आप बोल रही हो। कहते यार रोज एक जैसे सीन है, एक जैसे डायलॉग होते हैं मुझे, तो मेरे को बोलती है क्या है। तो मैं उससे पूछता हूँ, सिल्की ये सब क्या है यार, पहले तुम जब डायलॉग बोलती थी तो कट बोलने को मन नहीं करता था, अब तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे कान में मन नहीं है। कहती कैसे मन लगेगा कान में, एक ही तरह के सीन, एक ही तरह के डायलॉग। फिर मैं बोलता हूँ तुम्हें लेकर एक ही किस्म की फिल्म बनाई जा सकती है और वो बना रहा हूँ। फिर वो कहती है मुझे पता है वेंकट सर ये क्यों इतना चल रहा है, वो नई लड़की शकीला को जो ले लिया है वो सिल्क नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। मैं कहता हूँ नहीं बनाना है किसी और को। बिल्कुल बिल्कुल गुलशन जी, जैसे कि आपने कहा कि अभी की जब विद्या बालन डायलॉग बोलती हैं तो आपने कहा था कि कट बोलने का मन नहीं करता, तो हमें भी कट बोलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन समय कम है तो आपसे रुखसत लेना पड़ेगा हमको। तो लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आपने इस हमारे कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू सो मच। आपके पूरे दर्शकों को मेरी बहुत शुभकामनाएं, और हम सब मिलकर दुआ करें कि इस देश से, दुनिया से ये भयानक बीमारी, ये जो हमारे ऊपर आई हुई है कोरोना, ये जल्दी से जल्दी चली जाए, इंसानियत फिर से मुस्कुराने लगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारुखी में आज हम रूबरू हुए अभिनेता गुलशन पांडे से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।